वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं पार्ट 3 इस स्पेशल टैक्स मास्टर क्लास के, जहां पर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पर। और लॉ तो 2001 में आ गया था, लेकिन हर साल बजट के थ्रू अमेंड होता है और इस साल भी फाइनेंस एक्ट 2021-22 के थ्रू चेंजेस आई हैं, जो यहाँ स्क्रीन पर आपको इस टेक्स्ट में रेड में नज़र आएंगी। हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने मुख्तलिफ जो पर्सनस ट्रांजैक्शंस उनकी डेफिनेशंस देख ली, कुछ बेसिक सेक्शंस देख लिए कि टैक्स कैसे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है, सेल्स पे लगता है, डिविडेंड पे कैसे लगता है, नॉन रेजिडेंट पे कैसे लगता है वगैरह। और अब हम कंप्यूटेशन वाले सेक्शन में आए हैं कि कंप्यूट करेंगे कि टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट होती है। तो ये जो सेक्शन है ये बताता है कि आपने जो मुख्तलिफ हेड्स ऑफ इनकम हैं वो लेने हैं और टोटल इनकम पहले उसमें से लेना है और फिर उसको इन हेड्स में डिवाइड करना है। तो या तो आप सैलरी कमा रहे होंगे, या अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तो उधर से जो रेंट आ रहा है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के नीचे आएगा। बिजनेस पे मैंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात प्रीवियस पार्ट्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी इसलिए की क्योंकि बिजनेस बैंक अकाउंट अब हर बिजनेस पर्सन के लिए रखना ज़रूरी होगा। तो जो लोग घर से काम कर रहे हैं या जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो समझते हैं कि वो बिज़नेस नहीं कर रहे, और अगर उनके पैसे बाहर से आ रहे हैं तो वो फॉरेन इनकम है या रेमिटेंस। ऐसा नहीं। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप किसी किस्म का भी जो है ना अपने प्रोफेशन की वजह से कोई सर्विस दे रहे हैं या कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑनलाइन या सेल परचेज कर रहे हैं या सिंपल आप फैसिलिटेट कर रहे हैं और कमीशन ले रहे हैं, तो आप बिज़नेस इनकम कमा रहे हैं। तो ये थर्ड हेड अब बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बिज़नेस बैंक अकाउंट रखना होगा और आपको बिज़नेस ट्रांजैक्शन सेपरेट करनी होगी, बिज़नेस नेम सेपरेट रखना होगा। और जैसे पंजाब का इस दफ़ा जो फाइनेंस एक्ट आया था उसमें घर में जो होम शेफ्स हैं उन पे भी पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 अप्लाई हो गया है। तो होम शेफ्स को भी जब वो अपना काम करेंगे तो उनको भी 16% सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स चार्ज करना होगा। तो एक तो घर बैठ के वो कर रहे हैं बिज़नेस, बिज़नेस में उनको इनकम टैक्स में भी बिज़नेस के हेड के नीचे अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होगी और सर्विस टैक्स में भी रजिस्टर करना होगा। तो ये जो हेड है इसमें अगर आप फॉल कर रहे हैं, अगर आप कारोबार करें किसी किस्म का भी, तो हमने प्रीवियस में उसकी डेफिनेशन भी देखी, बिजनेस बैंक अकाउंट की जो डेफिनेशन ऐड है वो भी। और इसकी वजह से फिर आपको सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स की भी कंसल्टिंग लेनी चाहिए। तो आप अच्छे कंसल्टेंट प्रोफेशनल से मशवरा करें या टैक्स दोस्ती टीम से, जिसका नंबर यहाँ नीचे वीडियो के दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली रजिस्टर्ड हों और प्रॉपर टैक्स चार्ज करें। तो आप कहेंगे जी हमारा बिज़नेस तो फिर सर्वाइव नहीं करेगा। तो फिर बाद में जब आपको टैक्स नोटिस आएंगे और आप अनरजिस्टर्ड होंगे पंजाब में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, तो फिर जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनेगी और कंसीलमेंट ऑफ इनकम वगैरह बनेगी आपकी, वो फिर जो है आप के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है कि प्रॉपर कंसल्टिंग लें। इसी तरह कैपिटल गेन यानी कोई भी कैपिटल एसेट बेचते हैं उसके अलावा जो आपको प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह मिलता है और वगैरह वगैरह, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो आप देख सकते हैं लॉ में ये सब टेक्स्ट ब्लैक में, तो ये शुरू से स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इन 5 हेड्स में आपकी इनकम आएगी और इसके अलावा अगर कोई हेड है तो वो ग्रॉस बेसिस पर डिविडेंड हो गया वगैरह वगैरह, वो सेपरेट आता है। सैलरी में मुख्तसर बात ये करूँगा कि यहाँ बताया गया है, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन तो पहले देख रही थी, सैलरी में क्या क्या शामिल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, फ्री, ग्रेचुटी। अब आप कहेंगे ग्रेचुटी टैक्सेबल है, तो ये डिपेंड करता है रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। फिर इसी तरह कोई परक्यूजिट यानी कोई बेनिफिट घर वगैरह, तो यहाँ सब चीज़ें बड़ी क्लियर लिखी हुई हैं। और यहाँ रेड में आप देख लें एक और क्लैरिटी दी हुई है। ऊपर कहा गया कि अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर ट्रैवल अलाउंस मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, आपको लिविंग अलाउंस मिलता है, वो आपकी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होकर टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ क्लैरिफिकेशन ये दी गई है कि अगर आपको लिविंग अलाउंस सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे, दूर जगह पे जा रहे हैं जहाँ लिविंग फैसिलिटीज़ नहीं है या घर से दूर है, तो वो चूँकि आपके होली एंड एक्सक्लूसिवली आपके काम के हवाले से आपको मिल रहा है, तो वो फिर आपकी इसकी इनकम में शामिल नहीं होगा अगर वो आपकी परफॉर्मेंस के लिए है। बट डज नॉट इंक्लूड अलाउंस विच इज़ पेड इन मंथली सैलरी ऑन फिक्स्ड बेसिस परसेंटेज और अलाउंस विच इज़
नॉट होली एक्सक्लूसिव नेसेसरी एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर उन्होंने मज़ीद क्लैरिटी दी है, और यहाँ फिर इस पर बहस हो सकती है कि कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं। कुछ ऐसे अलाउंसेस होंगे जो लोग हो सकता है इसमें से माइनस कर रहे हो कि जी ये तो मुझे इसलिए मिल रहा है कि मैं वो काम एक्चुअली कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा अलाउंस मिल रहा है जो सोली एक्सपेंडेड का मतलब है कि खर्च हुआ है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, ट्रैवलिंग अलाउंस मिला और आपने स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए ट्रैवल करके वापस आए, लेकिन अगर वो अलाउंस आपको बाकायदगी से फिक्स बेसिस पर हर महीने मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, तो उस पर फिर हमें शक होगा कि नहीं, ये अलाउंस जो है ना बिज़नेस यानी आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपको जॉब करने के लिए नहीं मिल रहा, बल्कि सैलरी का हिस्सा के तौर पर। और इसी तरह अगर कोई अलाउंस आपको मिलता है जिसका आपकी एम्प्लॉयमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है डेस्क जॉब है और आपको जो है ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, तो फिर ये है कि आपकी बेसिक नेचर ऑफ वर्क तो ऑफिस में रहने की है, बाहर का जो आपको अलाउंस मिल रहा है वो फिर टैक्सेबल हो जाता है। तो ये क्लैरिटी मैंने आपको कहा ना कि टैक्स लॉ में 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, तब एक चीज़ टैक्सेबल होती है। और ये चीज़ें इसलिए बार बार लॉ में ऐड की जाती है क्योंकि इंटेलिजेंट लोग जो है इस तरह की चीज़ों को, जहाँ एम्बिगुअस हो, जहाँ थोड़ा सा शक की गुंजाइश हो, तो टैक्स लॉ खुद कहता है कि उसका फ़ायदा उनको होना चाहिए है, टैक्स पेयर को होना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं जी पेंशन जो है वो सैलरी में कैसे शामिल होगी, तो यहाँ टैक्स लॉ अगर एक दफ़ा कह दे कि पेंशन भी सैलरी का हिस्सा है, तो फिर आपने उसको एज ए सैलरी ही शामिल करना है, ठीक है जी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स और चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ सैलरी का हिस्सा बन गई हैं, और यहाँ पे हुआ है। परक्विजिट्स कहते हैं ऐसी चीज़ों को जो आपको पैसे तो ना मिले लेकिन आपको घर दे दिया जाए, गाड़ी दे दी जाए, तो ये उससे रिलेट करता है, सारा ब्लैक एंड वाइट में। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। जैसे आपको अगर लोन मिलता है तो उस लोन पर इंटरेस्ट फ्री लोन अगर आपको एम्प्लॉयर से मिलता है, तो उस पर जितना इंटरेस्ट आप अगर बैंक से लेते और वो आपको देना पड़ता, तो वो भी आपकी सैलरी में शामिल होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपकी एजुकेशन होनी चाहिए कि सैलरीड पर्सन के लिए उन्होंने तकरीबन सारी चीज़ें ही टैक्सेबल है। यूटिलिटीज़, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एम्प्लॉयर पे करता है तो वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा होगा। इसी तरह अगर आपको शेयर्स मिलते हैं आपकी कंपनी में, तो उसका भी कुछ पोर्शन जो है आपकी इनकम में, सैलरी में शामिल होना चाहिए। और फिर एकदम से होना चाहिए या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, सब कुछ लिखा है। फिर अगला हेड है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसकी टैक्सेशन 2015 टैक्स ईयर से लेके अभी तक कभी फिक्स पे चली जाती थी, यानी जितना रेंट मिला उस पर टैक्स करके स्लैब बने हुए थे, और जो है अब इसको नॉर्मल टैक्सेशन में ले आए हैं। और यहाँ पर रेंट से क्या मुराद है और जो है ना प्रॉपर्टी इनकम से क्या मुराद है, सारा कुछ इसमें देखते हैं जी। यहाँ पे इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम डिडक्शन है, तो पर्सन का वर्ड यहाँ इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि पहले डिडक्शन सिर्फ कंपनीज को अलाउड थी, जो एओपी और इंडिविजुअल्स थे वो भी पर्सन का हिस्सा थे, लेकिन वो ये चीज़ें डिडक्ट नहीं कर सकते थे। तो अगर आप इस साल, ये बात हो रही है टैक्स ईयर 2022 की, इस साल जो है अगर आप जो है प्रॉपर्टी इनकम कमाएंगे और आप रिपेयर्स करवाएंगे, वो 1/5 तक आपको लाओगे। कोई प्रीमियम वगैरह आप पे करेंगे, इंश्योरेंस पे, लोकल टैक्सेस वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे, तो ये सब कुछ इस तरह ग्राउंड रेंट पे करेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं, या वो चीज़ अगर आपने वो पैसे बिल्डिंग खड़ी की है और लोन पे, तो उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह पे करेंगे वो सब आप माइनस कर सकेंगे। और इसके अलावा उन्होंने 4% एक्सपेंडिचर्स वगैरह दिए हैं, तो मुख्तलिफ डिडक्शंस माइनस कर सकेंगे और जो नेट फिगर बचेगी उस पे टैक्स पे करेंगे। तो ये पहले भी सिस्टम 2015 से पहले था, और दोबारा वो सिस्टम ले आए हैं सब लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, यानी कि अगर आपकी बिल्डिंग है, आपका घर है रेजिडेंशियल, या आप पार्टनरशिप पे उस बिल्डिंग या प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं हम आगे थर्ड हेड पे इनकम फ्रॉम बिजनेस, और डेफिनेशन वहाँ लिख दी गई है। इसी तरह किसी किस्म का भी प्रॉफिट गेन बेनिफिट आपको मिले, यहाँ पे वो कहता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है, कैन इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड, प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर।
ये वो कह रहा है कि इसमें क्लैरिटी ये दी गई है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब आप गुड्स इमोन प्रॉपर्टी प्रोविजन टू इट्स मेंबर इज हैज़ बीन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द प्रोविजन। होता ये है कि एक जब कुछ लोग एक एक ग्रुप बना लेते हैं जो शायद पार्टनरशिप ना हो, लेकिन जैसे एक क्लब होता है या एक सोसाइटी होती है, वो कहते हैं कि जी हम पैसे पूल करेंगे और हमारी सोसाइटी का कचरा कोई उठाएगा और उसकी जो है मेंटेनेंस कोई करेगा, तो उससे अगर कोई बेनिफिट होता है तो वो टैक्सेबल होता है कि नहीं। तो ये मसला भी यहाँ सॉल्व कर दिया कि हाँ जी, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है, सेल्स ऑफ गुड करती है, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करती है और उसमें मुनाफा होता है, तो उस पर टैक्स लगेगा। पहले इन चीज़ों पे डाउट था। ठीक है जी। आई होप कि इस टैक्स मास्टर क्लास से आपकी पूरे टैक्स लॉ की अवेयरनेस भी बढ़ रही है और आपको पता चल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप लॉ में किस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है और परेशानी भी लोगों को होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो बिज़नेस के हवाले से बहुत सारी बातें कहने के बाद स्पेकुलेशन बिजनेस पर वो आता है। वो कहता है कि स्पेकुलेशन बिजनेस जो होगा वो एक सेपरेट बिजनेस होगा। उस बिजनेस का में अगर लॉस आपको अराइज होगा तो वो बिजनेस का लॉस सेपरेटली होगा। और स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब है, ये डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि बिजनेस जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और परचेज ऑफ सेल ऑफ कमोडिटी स्टॉक्स शेयर्स हो और उसकी सेटलमेंट हो एक्चुअल डिलीवरी के बजाय सिर्फ उसकी प्राइस के बेस पे। स्पेकुलेशन बिजनेस तब होती है जब मैं और आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि जी कल जो है गोल्ड की प्राइस इतनी होगी, मैं कहता हूँ जी वो $1800 पर आउंस होगी, आप कहते हैं कि 1750 पर होगी, और दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जिस फिर जो एक्चुअल प्राइस होगी उसका जो डिफरेंस होगा वो हम एक दूसरे को पे करते हैं। और एक्चुअल गोल्ड की सेल और परचेज में हम इन्वॉल्व नहीं है, वो जूलर्स और जो गोल्ड में डील करते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर, वो लोग डील कर रहे हों तो वो है। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स और उसको स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं, ये सेपरेट होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो बिजनेस है वो ग्रॉस बेसिस पर टैक्स नहीं होता। जितनी भी आपकी सेल है, खासतौर पे अगर आप सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो वो तो आपने कस्टमर से पैसा लिया, लेकिन उसमें आपकी कॉस्ट भी होती है, आपका प्रॉफिट भी होता है। तो उसमें से जो कॉस्ट है वो टैक्स लॉ अलाउ करता है कि आप माइनस करें और प्रॉफिट पे टैक्स पे करें। तो ये डिडक्शंस जो अलाउ की गई हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और अ डिडक्शन शेल बी अलाउड इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट टू टैक्स पेयर एंड। तो कुछ कुछ जो चीज़ें जो है ना उन्होंने यहाँ पे ऐड किया। बात हो रही है एनिमल विच हैव बीन यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें एनुअल इन्वॉल्व हो रहे हो, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, जैसे गोट शीप वगैरह आप सेल करते हैं, ये आपका बिजनेस है, तो उसमें डिडक्शन आपको अलाउ होगी जो डिफरेंस हो गया एक्चुअल कॉस्ट की एनिमल की और जो उसके जो है उसको माइनस करेंगे उसमें से। अगर कोई उसका वेस्ट आप सेल करते हैं तो उससे जो पैसा आता है उसके डिफरेंस से आप कर सकते हैं। और फिर इस तरह ये मुख्तलिफ डिडक्शंस जो है ज़िक्र है। में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बिज़नेस के लिए जितने आप खर्चे करेंगे, सिर्फ एनुअल बिज़नेस के लिए जो भी आपका बिज़नेस है। और ये जो सेक्शन है सबसे इम्पॉर्टेंट है आईटी फ्रीलांसर्स के लिए और स्टार्टअप्स के लिए, जिनको आप सेक्शन 65F जो हम देखेंगे उसके तहत अब उन्होंने टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। तो इस तरह करना है, सपोज़ करें आपने 12 लाख रुपए पूरे साल में आपको आईटी फ्रीलांसर को बाहर के कस्टमर ने बैंकिंग चैनल से भेजे, और हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें बैंकिंग चैनल बाहर का कस्टमर ये सब एक्सप्लेन किया। तो आपने कहा कि मैंने क्लॉज 133 के तहत टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करनी है। तो अब आपको ये करना होगा, पहले तो आप अपनी इनकम डिक्लेयर करते थे और एग्जाम्प्ट क्लेम करते थे, अब आप अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे और आपने घर से या बिजनेस प्रेमिस से बैठ के जितने भी उस 12 लाख को कमाने के लिए इनकम के खर्चे किए हैं, बिजली पे किया, रेंट किया, सैलरीज किया, वो सब एक्सपेंसेस आप टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम बिजनेस में इनकम के साथ एक्सपेंसेस भी शो करेंगे, मार्केटिंग वगैरह वगैरह। और जो प्रॉफिट आएगा उस पर जितना भी टैक्स बनेगा उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि वो एक तरह से जितना भी आपका टैक्स बनेगा टैक्स रिटर्न में स्पेस बनी होगी, वहाँ आप मेंशन करेंगे जी इतना मेरा प्रॉफिट है और ये सारा सारा मैं टैक्स क्रेडिट 100% क्लेम करा। तो इस तरीके से जेन्युइन बिजनेसेस, आईटी बिजनेसेस, सॉफ्टवेयर आईटी इनेबल्ड बिजनेसेस सामने आ जाएंगे। और जो लोग
बिला वजह इस एग्जामेशन को मिसयूज़ कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनर होते हुए, या जस्ट बिकॉज उनकी वेबसाइट्स हैं और वो ये लॉजिक लगा रहे हैं कि जी हम तो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या फेसबुक पेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो साइट पर हो जाएंगे। ठीक है जी। डिडक्शंस नॉट अलाउड, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इसमें वो सारे खर्चे लिखे हुए हैं जो आप एज ए बिज़नेस एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। देन अगेन कुछ टेक्निकल चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर इस सेक्शन में कोई चेंज आए तो हम देख लेंगे। फिर ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, जैसे मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि जितने भी ख़ास तौर पे अगर आप हार्डवेयर ख़रीद रहे हैं, आप फर्नीचर ख़रीद रहे हैं, तो उस पर जो डिप्रिसिएशन आप क्लेम करेंगे वो एक्चुअल एक्सपेंस तो नहीं है, लेकिन टैक्स में वो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करेंगे। और चाहे आप एग्जेम्प्ट हो, चाहे टैक्स क्रेडिट हो या टैक्सेबल हो, ये चीज़ें क्लेम करनी चाहिए आपको। ये बात आपके बिज़नेस की जेन्युइननेस को भी रिप्रेजेंट करती है। चाहे आप घर से भी काम कर रहे हैं तो आपके पास सर्टन हार्डवेयर, फर्नीचर और रूम वगैरह होगा, तो वो सारे बेनिफिट्स आपको क्लेम करने चाहिए। और यहाँ पे बहुत तफसील में डिप्रिसिएबल एसेट क्या है, क्या नहीं है, तो ये सब चीज़ें यहाँ उन्होंने ज़िक्र की हैं। और फिर डिप्रिसिएशन की भी मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं, वो यहाँ इनिशियल अनाउंस वगैरह है, एक्सेलरेटेड है। फिर इंटेंजिबल एसेट्स है, अगर आपके पास कोई पेटेंट है, कोई और ऐसी चीज़ है जो आप बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी लाइफ कम होती जा रही है, तो उस पर भी आप अमोर्टाइजेशन चार्ज कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन की टाइप होती है, उसकी कैलकुलेशन, उसकी डेफिनेशन, सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। और ऑब्वियसली अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका अच्छा वेल इस्टेब्लिश बिजनेस है। इसी तरह साइंटिफिक रिसर्च पर अगर आपको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो आप बड़ा क्लियरली क्लेम कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़ पे। उसके अलावा अगर आपने लोन वगैरह लिया है लीज़ पे, ये सब बिजनेसेस को फैसिलिटीज़ हैं। तो स्मॉल बिजनेसेस भी अक्सर करते हैं, गाड़ी लेते हैं लीज़ पे, तो उसके एक्सपेंस वो क्लेम कर सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस के अलावा, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस के अलावा वो ये स्पेशल जो है डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लीज एक्सपेंसेस, ये। इसी तरह अगर बैड डेट्स यानी कि आपने किसी को सेल की हो और वो पैसे ना दे, तो वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ यहाँ पे बैंक्स के लिए स्पेशल सेक्शंस हैं, जो ऑब्वियसली इसमें चूँकि कोई रेड सेक्शन नहीं आ रहा हुआ है। ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉस्पेरिटी रिजर्व, इसका ताल्लुक कंपनी से, और वो कहता है सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो इस सेक्शन को उन्होंने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 66 के साथ जोड़ दिया गया। तो जो लोग भी कंपनी टैक्सेशन में की प्रैक्टिस करते हैं, या अगर आप किसी के पास जाते हैं और वो आपको बताता है कि जी मैं आपकी कंपनी के अकाउंट्स कर लूँगा, तो उसको कंपनी लॉ भी पता होना चाहिए, उसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आना चाहिए। तो इस तरीके से आप जज करते हैं कि प्रोफेशनल है या सिर्फ आपका टाइम ज़ाया कर रहा है। तो आप देख रहे थे पार्ट 3 टैक्स मास्टर क्लास, बड़ा स्पेशल किस्म का, जहाँ में कॉम्प्रीहेंसिवली सेक्शन 31 तक हमने मुख्तलिफ टैक्स चेंजेस जो फेडरल बजट में हुई हैं वो बात की हैं। अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।